गुड इवनिंग विद्यार्थियों, नमस्ते। हम विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हमने पढ़ा था बुशमैन जनजाति के बारे में, और आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। भील जनजाति, अब पहला ही है कि भील जनजाति की उत्पत्ति। भील जनजाति की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिलु शब्द से हुई है। भील जनजाति की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिलु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। जिसका अर्थ है तीरंदाज। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिलु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। ध्यान रखना विद्यार्थियों, भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिलु शब्द से हुई है, बिलु शब्द से, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एक नंबर का क्वेश्चन कि भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो भील जनजाति की उत्पत्ति द्राविड़ भाषा के बिलु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। कुछ लोग भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मूल क्रिया से मानते हैं। कुछ लोग भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मूल क्रिया से मानते हैं, जिसका अर्थ है वध करना। जिसका अर्थ होता है क्या? कुछ लोग भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मूल शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ है वध करना, भेदना या मारना। जिसका अर्थ है मारना। ये कुछ लोग भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मूल क्रिया से मानते हैं, जिसका अर्थ है वध करना या भेदना, या अपन कह सकते हैं मारना। ध्यान दें, भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ भाषा के बिलु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। कुछ लोग भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मूल क्रिया से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है भेदना, वध करना या मारना। भीलों की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक मत। भीलों की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक मत भी है कुछ, यानी कि पुराणों में उल्लेख है भीलों की उत्पत्ति कैसे हुई है। महाभारत में भी उल्लेख है, रामायण काल में भी उल्लेख है, और प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉन्ट ने भीलों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया है। पहली बात की जाए भीलों की उत्पत्ति के बारे में,
तो महाभारत काल में भी भीलों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। पुराणों में उल्लेख है भीलों के बारे में, और महाभारत में भी उल्लेख है भीलों के बारे में, रामायण में भी भीलों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो पहले पढ़ते हैं अपन भील। भील तीरंदाजी। भील तीरंदाजी। भील तीरंदाजी में निपुणता के कारण भीलों का उल्लेख पुराणों के कई संदर्भों में मिलता है। यानी कि भीलों की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक मत। पहले बिंदु बात करें भील तीरंदाजी में निपुणता के कारण भीलों का उल्लेख पुराणों के कई संदर्भों में मिलता है। दूसरी बात करें भीलों के बारे में, यानी भील पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। आगे बात करें इनके बारे में। निषाद ने महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, इसलिए महादेव ने निषाद को दंड कारण्य। निषाद ने महादेव के बैल नंदी को मार दिया था, इसलिए महादेव ने निषाद को दंड स्वरूप वनों में निर्वासित कर दिया था। यानी कि पौराणिक उत्पत्ति के अनुसार भील तीरंदाजी में निपुणता के कारण भीलों का उल्लेख पुराणों में भी कई संदर्भ में मिलता है। भील तीरंदाजी में निपुणता के कारण भीलों का उल्लेख पुराणों के कई संदर्भों में मिलता है। पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। परीक्षा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भीलों की उत्पत्ति किससे हुई है। तो भीलों की उत्पत्ति विद्यार्थियों आपको विशेष नोट करना है, महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। महादेव के पुत्र निषाद से। निषाद ने महादेव के बैल नंदी को मार दिया था। नंदी को किसने मारा था? निषाद ने। नंदी बैल किसका था? महादेव जी का। महादेव जी जब ध्यान में योग में बैठे थे तो निषाद ने बैल नंदी को मार दिया। इस दंड स्वरूप महादेव जी ने निषाद को वनों में निर्वासित कर दिया, जंगलों में भेज दिया। और जंगलों में जाने के बाद वहां पर अपना एक समूह बनाया और उनकी जो संतान थी वो सभी भील संतान थी। इसलिए भीलों की उत्पत्ति किससे मानी गई है?
महादेव के पुत्र निषाद से। आगे अपन पढ़ते हैं उत्पत्ति के बारे में पौराणिक मत में। महाभारत काल में महाभारत महाकाव्य महाभारत काल में महाभारत महाकाव्य महाभारत काल में महाभारत महाकाव्य में भीलों का संबंध एकलव्य से है। यानी महाभारत काल के टाइम में भीलों का संबंध एकलव्य से है। एकलव्य से यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भीलों का संबंध महाभारत काल में किससे है, तो विद्यार्थियों आपको जवाब देना है एकलव्य से। किससे संबंध है विद्यार्थियों? एकलव्य से। किस समय? महाभारत काल में किससे संबंध है? एकलव्य से। एकलव्य से संबंध किससे है? एकलव्य का संबंध किससे है? भीलों से। इस प्रकार महाभारत काल में महाभारत महाकाव्य में भीलों का संबंध एकलव्य से है। यानी कि निषाद के संतान ही माना जाता है एकलव्य, यानी कि तीसरी पीढ़ी का संतान माना जाता है। एकलव्य अपने राजकुमार बना, तब राजकुमार बनने के बाद धनुष की शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में गए। जब गुरु द्रोणाचार्य जी के पास में गए तो गुरु जी ने क्षत्रिय नहीं होने के कारण धनुष की शिक्षा देने से मना कर दिया कि आप शूद्र परिवार से हैं, इसलिए मैं सिर्फ क्षत्रिय परिवारों को शिक्षा देता हूं। जिसके कारण एकलव्य को गुरुजी द्रोणाचार्य की कुटिया में अपमानित किया गया और उसमें अर्जुन व गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को अपमानित किया। तो एकलव्य ने गुरुजी की कुटिया से दूर जंगलों में जाकर गुरुजी की एक मूर्ति बनाई तथा वहां अपनी एक कुटिया स्थापित की और उस कुटिया में एकलव्य ने धनुष की विद्या सीखी। जब अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य जी शिक्षा देते थे तीरबान से, तो उसके बाद गुरुजी वो उनका अभ्यास खत्म होने के बाद एकलव्य वहां जाता और उन धनुषों को उठाकर अपने कुटिया में लाता और धनुष की शिक्षा सीखता। इस वजह से धीरे धीरे एकलव्य ने धनुष की शिक्षा ग्रहण कर ली और आगे जाकर जब एकलव्य अपनी कुटिया में ध्यान योग में बैठा था तो उस समय एक कुत्ता आ जाता है। कुत्ता आने की वजह से एकलव्य का ध्यान भंग होता है। तो एकलव्य ने एक साथ में 7 बाण चलाते हैं और कुत्ते का मुंह बंद कर देते हैं और कुत्ते को किसी प्रकार का कोई खून वगैरह भी नहीं आता है। तो ये कुत्ता धीरे धीरे जंगलों में भटकता हुआ गुरुजी द्रोणाचार्य की कुटिया में चला जाता है। जब गुरुजी द्रोणाचार्य जी की नजरें उस कुत्ते पर टिकती है, तब वो विचार करते हैं कि ऐसी शिक्षा किसने प्राप्त की है कि कुत्ते को खून भी नहीं आया फिर भी उसके कुत्ते का मुंह बंद कर लिया है। तो गुरुजी को वहां हस्तिनापुर की बात याद आती है कि मैंने हस्तिनापुर में श्री कृष्ण से वादा किया था कि इस हस्तिनापुर में अर्जुन से ज्यादा कोई धनुषधारी नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे उस कुत्ते के पैरों की सीने के निशानों को ढूंढते हुए जंगलों में अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य जी धीरे धीरे खोज में निकलते हैं और आगे जाते हैं तो एकलव्य की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। एकलव्य की कुटिया में एकलव्य अपने ध्यान में बैठा होता है। जब गुरुजी द्रोणाचार्य जी वहां आते हैं तो वो शरण स्पर्श करता है और गुरुजी को आदर संस्कार करता है। गुरुजी उसको जानते नहीं है लेकिन फिर अपना परिचय देते हैं और उसके बाद गुरुजी
को कृष्ण से किया हुआ वादा याद आता है और गुरुजी गुरु दीक्षिणा के रूप में 21वें से दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं। तो 21वें दाहिने हाथ का अंगूठा देने में भी इसकी सत्ता नहीं है और तत्काल अपना अंगूठा काटकर गुरुजी द्रोणाचार्य जी को दे देता है। उसके बाद तो धीरे धीरे मध्य अंगुलियों से धनुष बाण चलाना सीख जाता है और फिर ऐसा कहानी में पढ़ा होगा आपने, जरासंध के युद्ध में उसने विजय प्राप्त की थी और आखिर में एकलव्य श्री भगवान कृष्ण के तीर से मारा जाता है और अंतिम संस्कार वहीं हो जाता है। इस प्रकार एकलव्य का संबंध भीलों से है। आगे अपन पढ़ते हैं। रामायण काल में कौन सा, ये महाभारत पहले तो आपने पुराणों में उल्लेख कर लिया, पुराणों में इनका उल्लेख भील संबंध के तीरंदाजी की निपुणता के कारण मिलता है। उसके बाद अपन बात कर रहे थे महाभारत काल में, तो महाभारत काल में 21वें से इनका संबंध है और रामायण में सबरी नामक महिला का उल्लेख, रामायण में सबरी नामक महिला का उल्लेख मिलता है। दंडकारण्य दंडकारण्य वनों में सीता माता की खोज में श्री राम, सीता माता की खोज में श्री राम मिले थे। वहां पर सबरी ने झूठे बेर खिलाए थे। सबरी का संबंध भील जनजाति से है। रामायण में सबरी नामक महिला का उल्लेख मिलता है जो दंडकारण्य वन में सीता माता की खोज में, वनों में सीता माता की खोज में श्री राम मिले थे और वहां पर सबरी ने झूठे भेद खिलाए थे श्री राम को और सबरी का संबंध भील जनजाति से है। थोड़ी सी बात करें सबरी के बारे में, तो सबरी का वास्तविक नाम था श्रामणा और श्रामणा जब राजकुमारी थी तो उस समय इसकी शादी की तैयारी चल रही थी, शादी की तैयारियां चल रही थी और उसी समय जानवरों को, बेजुबान जानवरों को बलि चढ़ाया जा रहा था। तो शादी से एक दिन पूर्व श्रामणा भाग जाती घर से और भागने के बाद वो दंडकारण्य वन क्षेत्र जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास में बस्तर जिला है, वहां पर है दंडकारण्य वन क्षेत्र। तो वहां पर भागकर जंगलों में चली जाती है और जंगलों में श्रामणा वास्तविक नाम है सबरी का श्रामणा। तो श्रामणा जब इन वन क्षेत्र में चली जाती है तो वहां एक ऋषि है जिसका नाम है मातंग ऋषि से मिलती है और मातंग ऋषि जब श्रामणा से बात करते हैं तो वह क्षत्रिय कुल की नहीं होने से अपनी शिष्या मानने से मना कर देते हैं। तो श्रामणा कुछ दूर अपनी कुटिया स्थापित कर देते हैं मातंग ऋषि से। फिर वो सुबह जल्दी उठकर मातंग ऋषि की कुटिया की सफाई करना, रस्तों की सफाई करना, इस प्रकार से जल्दी जल्दी उठ करके काम करती थी। धीरे धीरे कुछ वर्ष बीतने के बाद मातंग ऋषि को ये जानकारी मिली
कि आपकी कुटिया की जो सफाई करने वाली वो श्रावणा है। तो इस प्रकार गरु मातंग ऋषि खुश हुए और श्रावणा को आशीर्वाद दिया कि आपका कल्याण श्री भगवान राम कर सकते हैं और वो इस वनों में आएंगे। इस प्रकार मातंग ऋषि की देहांत हो जाता है। धीरे धीरे श्रावणा भी कुछ वर्ष बीतने के बाद धीरे धीरे व्रत महिला बन जाती है। उसके बाद इस श्रावणा को उस इलाके में सबरी के नाम से जाना जाता है और इसी प्रकार दंडकारण्य वन क्षेत्र में माता सीता की खोज में श्री राम भगवान उन क्षेत्रों से गुजरते हैं और सबरी जो वास्तविक नाम श्रावणा है तो सबरी झूठे बेर खिलाते हैं। तो इस प्रकार सबरी का भी संबंध भील जनजाति से है। किससे विद्यार्थियों? भील जनजाति से। आगे अपन बात करें, यानी कि आपने पुराणों को लेकर दिया, महाभारत काल का और रामायण का। अब बात करें अपन तो प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जॉन स्टोन ने भी इनका उल्लेख किया है कि महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी की गोद में जो मदद की थी वो भीलों ने की थी। तो पढ़ते हैं भीलों का वो संबंध किससे है? भीलों का संबंध इतिहासकार कर्नल जॉन स्टोन बताता है कि जब 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, तब महाराणा प्रताप की सहायता भीलों ने पहुंचाई थी। कर्नल जेम्स टॉन्ड के अनुसार, कर्नल जॉन टॉन्ड के अनुसार भी मेवाड़ क्षेत्र में अरावली के आसपास निवास करते थे। हल्दी घाटी का युद्ध के समय महाराणा प्रताप की मदद की थी। यानी कि प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जॉन स्टोन के अनुसार भील मेवाड़ क्षेत्र में अरावली के आसपास में निवास करते थे और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की मदद की थी। यानी कि आपको पता होगा 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था और उसमें जो महाराणा प्रताप की मदद की थी वो मदद किसने की थी? भीलों ने की थी। इस प्रकार राजस्थान के संदर्भ में भी अरावली के आसपास के क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भील लोगों का शासन भी रहा है। यानी कि भील वहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करते थे। बात करें इनका साम्राज्य प्राचीन समय में कहां था, तो प्राचीन समय में भीलों का शासन, बात करें प्राचीन समय में भीलों का शासन, यानी कि प्राचीन समय में भीलों का शासन कहां था? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डांगरिया, डांगरिया यानी कि डूंगरपुर, बांसिया, बांसिया, बांसवाड़ा,
और कोटिया, कोटा और देवाल, उदयपुर। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में कि भीलों का प्राचीन समय में कहां शासन था, तो डांगरिया डूंगरपुर में, बांस या बांसवाड़ा में, कोट या कोटा में और देवाल उदयपुर में। यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा की स्थापना भी भील जनजाति द्वारा ही है। तो डांगरिया कहां है? डूंगरपुर में। बांसिया कहां है? बांसवाड़ा में। कोटिया कहां है? कोटा में। और देवाल कहां है? उदयपुर में। इन क्षेत्रों में भीलों का शासन था। यह प्रदेश भील शासित प्रदेश था प्राचीन समय में भीलों के। तो इस प्रकार हमने भीलों के उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। यानी भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ भाषा के बिलु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। कुछ लोग भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मूल क्रिया से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है भेजना, वध करना या मारना। भीलों की उत्पत्ति के बारे में पौराणिक मत भी है। इन्हें पुराणों में भी भीलों के कई संदर्भ उल्लेख मिलते हैं और पुराणों में इनका उल्लेख मिला है। और महाभारत काल में एतिवे का संबंध भी भीलों से बताया गया है और रामायण काल में भी सबरी का संबंध भीलों से है। और प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोंड ने भी मेवाड़ क्षेत्र और अरावली क्षेत्र के आसपास भीलों का शासन का उल्लेख किया है। यानी कि हल्दी घाटी की युद्ध के समय महाराणा प्रताप की मदद की थी और प्राचीन समय भीलों के शासन थे। यानी कि डांगरिया डूंगरपुर, कोटिया कोटा और बांसिया बांसवाड़ और देवाल उदयपुर। इस प्रकार से भीलों की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे थे अपन। आगे बात करें भीलों का शारीरिक संगठन। ये बात उत्पत्ति के बारे में हो गई विद्यार्थियों। एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ भाषा के बिल्लू से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। ध्यान दें विद्यार्थी, आपको ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग 3 नंबर का सत्र है, जिससे एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा तथा दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको विशेष ध्यान रखना है 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चनों के बारे में। अब बात करें भीलों का शारीरिक संगठन के बारे में। तो भील जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। भील जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। भीलों का रंग काला, गहरा व बाल रूखे होते हैं। भीलों का रंग काला और वह बाल रूखे होते हैं। भीलों का रंग होता है वो काला और गहरा होता है, काला गहरा रंग होता है और बाल होते हैं वो रूखे होते हैं। भील लोगों की नाक चपटी होती है। भील लोगों की आंखें लाल व जबड़ा
बाहर आया हुआ होता है, आया हुआ होता है। जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है, जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। यानी जबड़ा क्या होता है, भीलों का बाहर निकला हुआ होता है। और आंख कैसी होती है इनकी, लाल। भीलों का शरीर सुगठित व सुडौल होता है। इस प्रकार भील जनजाति के लोग नाटे रंग के होते हैं। भीलों का रंग काला गहरा, बाल रुखे होते हैं। भील लोग, उनकी नाक चपटी होती है। भील लोगों की आंखें लाल व जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। भीलों का शरीर सुसंगठित व सुडौल होता है। भील, बात करें, भील परिश्रमी व ईमानदार होते हैं। भील परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। बात करें आगे, भील सॉरी को पाप, धार्मिक पाप मानते हैं। इस प्रकार भीलों का शारीरिक संगठन के बारे में बात की। आगे अपन भीलों के बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू।